Hello everyone and a very good afternoon to all of you. First of all, thank you so much for coping with us क्योंकि अब इशू हो गया था सुबह की वीडियो में, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था. So the video got delayed somehow and अब इसे री-रिकॉर्ड किया जा रहा है तो it won't happen again. So thank you again for cooperating with us. So आज 22 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में अगर मैं आपको मोटा मोटा डिस्कशन यहाँ पर बता दूँ तो अब न्यूज़ को लेकर सिंस हम काफ़ी सारे कमेंट्स है उसको भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं जहाँ पे रेलेवेंस होगी, है ना. कोई नई न्यूज़ होगी तो उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा, उसको भी थोड़ा बहुत हम अंडर पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा डिटेल में हम इतना ज़्यादा नहीं घुसेंगे बिकॉज के मोनोटोनस हो जाती है वो सारी चीज़ें, है ना. फिर करंट अफेयर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, हम हिस्ट्री डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. कॉन्टेक्स्ट के बाद हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर के बाद हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. बाय द वे हमारा जो अब स्टडी प्लानर है 2026 के लिए वो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है. एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको प्रोग्रेस के लिए ट्रैकर भी अवेलेबल होगा, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट एक बार कर सकते हो, ठीक है. सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले की न्यूज़. जो अब आगे आने वाली न्यूज़ होगी ना, इसके अलावा वो थोड़ी सी कंटेंट हैवी होंगी, तो मे बी आप पेपर या पेन उठाकर ले सकते हो, ठीक है. धनखड़ सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट, धनखड़ कौन है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब तो एक्स हो गए. जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 14th VP ऑफ इंडिया, ठीक है. सो अब इन रिलेशन टू द एग्जाम हमें क्या पता होना चाहिए? हमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए. एंड वाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है, तो मेजरली यहाँ पे हम VP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना. तो अब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से न्यूज़ यही कह रही है हमें, है ना, कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने क्या किया है, रेजिग्नेशन दे दिया है. फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का शुरू हुआ था वो उन्होंने अटेंड किया, ठीक है. उन्होंने चेयर किया उसे, ठीक है. सो चेयर कैसे किया? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं या परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, ठीक है. या हम स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब उसके हिसाब से उन्होंने फर्स्ट हाफ को चेयर किया, सेकेंड हाफ में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया, सौंप दिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना. वो भी अप्रूवल के लिए यहाँ पर बाकी है. तो अब उससे जुड़ा सवाल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है. यही बात है आपको कही जा रही है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द वाइस प्रेसिडेंट मे एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज और हर एब्सेंस एंड कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस, ठीक है. सेकेंड, अ मेंबर नीड्स टू vacate his seat as an MP or MLA to become the vice president of India, ठीक है. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी बनता है. उसके पीछे का रीजन भी हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, या आप कह सकते हो जो प्रेसिडेंट है उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं, राइट. बट while the time he is serving as the president of India, वो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज यहाँ पर नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ चेयरिंग द राज्यसभा, ठीक है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डायरेक्टली ले डाउन की गई है. आर्टिकल भी आगे हम डिस्कस करते हैं. एंड द मेंबर नीड्स टू वेकेट हिज और हर सीट एज एन MP और MLA टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट भी हमारी जो करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, कैन परफॉर्म वाली लाइन आ जाती है हमारे पास, कैन नॉट परफॉर्म है एक्चुअली में, ठीक है. कैसे कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इफ अ मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, he or she shall be deemed to have vacated his seat in the house on the date on which he enters upon his office as the vice president, ठीक है. ये हमें किसने बोला? आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला. देन आर्टिकल 64 हमें क्या कह रहा है कि अब ये प्रोवाइजो चेक करो पहले तो, कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस हिज फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 65, he shall not perform the duties of the office of chairman of council of states and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the council of states under article 97.
एंड इसके पीछे का आपको रीजन क्या है, एक बेसिक सा रीजन अगर मैं बताना चाहूं तो एक अनबायस्ड पोजीशन, ठीक है। सो अब कोई भी कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ये ऐसी हमारे पास पोजीशंस अवेलेबल हैं या पोजीशंस इंडिया में अब हैं जो कि एक अनबायस्ड लेंस से सबको देखती हैं, ठीक है। अनबायस्ड नेचर की वजह से इन्हें क्या है, ये किसी भी पार्टी के ना तो मेंबर हो सकते हैं या मेंबर होने के अलावा ना ये किसी भी हाउस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ये किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसी वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अब जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट होता है दोनों के केसेस में, ठीक है। सो अब यहां पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक रिस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक अनबायस्ड छवि की रिक्वायरमेंट होती है। तो त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ता है ऑफ द सीट्स व्हेन यू वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो एक सिंपल सी बात यहां पर बताई गई है आपको। नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कह रही है, हाउस पैनल रिपोर्ट ऑन इनकम टैक्स बिल लेबल्ड इन लोकसभा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं यहां पर, जो हम पहले एक न्यूज हमने डिस्कस की थी जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, ठीक है, ये एक्ट के अंदर अब चेंजेस लेके आने की बात की जा रही है। इन चेंजेस के अंदर हमने मेजरली दो चीजों को पढ़ा था। पहला चेंज हमने यहां पे डिस्कस किया था कि आपका जो डिजिटलाइजेशन है, या डिजिटलाइजेशन के अंदर हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमने बिटकॉइन की बात की थी, ठीक है। इन सारी डिजिटल करेंसीज को हम इनटू द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लेकर आ सकें, ठीक है, क्योंकि आजकल मेजर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ऑनलाइन होती हैं, है ना। तो उसको हम परव्यू में लेकर आना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीटली, है ना, कि कोई लूप होल्स यहां पर ना बचे जो पहले अगर है भी, ठीक है, वो चीज ना हो सके। सेकेंड चीज हमने डिस्कस की थी यहां पर कि आपका जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है या सोशल मीडिया है आपका, उसको भी अकाउंट में लिया जा सकता है। ये दो नई चीजें यहां पर इनकलकेट करने की बात की जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो चेंजेस यहां पर अमेंडमेंट के थ्रू लेके आने का प्रस्ताव है यहां पर, ठीक है। सो अब उसके केस में क्या होता है, जब ऐसा कोई लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि कर दिया गया है, उसके ऊपर अभी डिस्कशन से पहले एक पार्लियामेंट्री कमिटी बिठाई जाती है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कमिटी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करती है, जिसके ऊपर फर्दर क्या होती है, डिस्कशंस होती है, बहस होती है, डिबेट होता है, एंड फाइनली डिसाइड किया जाता है कि ये जो बिल है उसके ऊपर वोट होता है कि वो पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो अभी ये हाउस पैनल की जो रिपोर्ट है, यानी कि ऐसी एक हमारे पास कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, जो कि इसी एक्ट के अंदर जो प्रस्ताव है अब अमेंडमेंट का, बिल के अंदर जो चेंजेस लेके आने की बात की जा रही है, उसके ऊपर अब रिपोर्ट टेबल करने वाला है इन द मॉनसून सेशन, ठीक है। सो अब इसके अंदर दो चीजों में से एक चीज का तो पक्का ही पक्का अप्रूवल है, जो कमिटी ने यहाँ पे बोला है कि आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनके ऊपर भी चेक रखा जाएगा, ठीक है। वो इसके परव्यू में ऑलरेडी अब यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, एंड जो ये कमिटी है ये इसकी सहमति में, ठीक है। डिजिटलाइजेशन तो इसका पार्ट ऑलरेडी बनेगा ही बनेगा। एंड इस सोशल मीडिया वाले पर्सपेक्टिव से उन्होंने यही चीज बोली कि सोशल मीडिया हो गया या आपका कोई भी ऐसा पासवर्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल आईटी के लिए आपने कोई भी टैक्स इवेजन की है, रेड पड़ जाती है किसी के घर के ऊपर, तो इन दैट केस आजकल मैक्सिमम जो हमारे पास करेंसी अवेलेबल होती है वो डिजिटली अवेलेबल रहती है, बट अब सिंस हो सकता है उसका डेटा आपने अपने लैपटॉप में सेव किया हो या किसी तरह की ड्राइव में सेव किया हो, जिसका पासवर्ड और आईडी का एक्सेस इनिशियली किसी के पास नहीं है ना। हो सकता है आपने कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की हो, ठीक है, जो आपकी सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड हो सकता है आपने टैक्स इवेजन के लिए सोशल मीडिया को भी यूज किया हो,
है ना। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं या ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमने देखा है कि लोग आईडी और पासवर्ड यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करते हैं एंड टैक्स इवेजन के केसेस में वो बच भी जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सोशल मीडिया को या इवन पासवर्ड्स को जब IT डिपार्टमेंट आपसे मांगे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड वो एक आप कह सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो जब प्रूवन हो चुका है या आप पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हो। ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी अमेंडमेंट या चेंजेस तो नहीं आए हैं, अभी सिर्फ ये कमेटी की रिपोर्ट आई है। तो हम फोकस अपना पार्लियामेंट्री कमिटीज की तरफ थोड़ा सा ले चलते हैं, जिससे जुड़ा सवाल पहले शायद आपको आ चुका है या शायद नहीं भी आया तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड टोटल मेंबर्स। फर्स्ट है कमिटीज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम लोकसभा। एस्टिमेट्स कमिटी, मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा नहीं है ये, ठीक है, 30 मेंबर्स जो कि अब लोकसभा के वर्किंग के लिए असिस्ट करेंगे या लोकसभा के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी 22 मेंबर्स टोटल, 15 लोकसभा के लिए एंड 7 राज्यसभा के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 22 अगेन टोटल मेंबर्स, जिनमें से 15 लोकसभा के लिए काम करेंगे एंड 7 राज्यसभा के लिए। तो बेसिक आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे पास क्या होता है कि पार्लियामेंट जिसमें हमारे पास 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनकी वर्किंग के प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है या इनका जो वर्कलोड है या पेपर वर्क की आप बात कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन या डिफरेंट चीज़ें, इनके रेन्यूमरेशन, पैसे को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो होती है, उन सब के लिए एक एक कमिटी की स्थापना की जाती है। तो वो कमिटी अब इंडिपेंडेंटली या तो लोकसभा के लिए होगी या राज्यसभा के लिए होगी या दोनों के लिए भी हो सकती है। तो उनके लिए मेंबर्स को यहाँ पर जो है जॉब दी जाती है, ऑफर की जाती है। ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंगली टोटल यहाँ पर मेंबर्स हमारे पास हर एक कमेटी में कितने होते हैं उसके ऊपर ये सवाल है। सो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? A1, B2, C3 एंड D, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, तो ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है, सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करें तो 22 मेंबर्स, ठीक है, 1 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउसेस क्योंकि दोनों के मेंबर्स हैं। सेकंड, एस्टिमेट्स कमिटी 30 नंबर ऑफ मेंबर्स, 1 साल का इसका टेन्योर है, इलेक्टेड बाय द लोकसभा ओनली, क्योंकि अब ये पैसे के रिलेटेड बात है तो मनी बिल्स या मनी रिलेटेड इश्यूज जो है वो लोकसभा में ही आते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस भी नहीं हो सकता है ना, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है उसको लेकर। देन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं 1 साल के लिए है, ये भी इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेस, 22 टोटल मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा प्लस यहाँ पर 7 राज्यसभा। तो टोटल हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो पेयर्स है इनकी अदला बदली हुई थी, दिस वन वाज करेक्ट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपको सही बताया गया था, बाकी दोनों की इंटरचेंजिंग यहाँ पर की गई थी। यानी बाकी जो है आपको कमिटीज, अदर स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो इसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो। देन निसार, फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो, शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 30। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं ये निसार नाम कहाँ से आया। ठीक है, निसार नाम के लिए ना आप ये नासा प्लस इसरो दोनों को देखो। सबसे पहले ये एन ले लिया गया, ठीक है, आई ले लिया गया, ठीक है, एंड इसरो का एस भी ले लिया गया, एंड देन ए और आर यहां पर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये निसार वर्ड आया। तो एक जॉइंट कोलैबोरेशन आप मान सकते हो नासा की और इसरो की। तो पहली ऐसी कोलैबोरेशन के बेसिस पे हमारी सैटेलाइट लॉन्च होने जा रही है 30 जुलाई को। सो बेसिक आइडिया है कि ये एक स्पेस के रिलेटेड ही प्रोग्राम है। तो मेजर आइडिया अब क्या है कि निसार एक्चुअली में करेगी क्या, ये सैटेलाइट का क्या काम है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। हर 12 डेज में ये इंफॉर्मेशन भेजेगी अर्थ की, जितनी भी उसने ऑब्जर्व की है, एंड बहुत मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ये काम करेगी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो फाइनली जब ये 30 जुलाई को लॉन्च होगी तो लॉन्च व्हीकल क्या होगा हमारे पास, GSLV F-16। ठीक है, तो ये GSLV एक स्पेसिफिक हमारे पास लॉन्च व्हीकल है। अब ये F-16 का मतलब यहाँ पर क्या है, माइंडेड आपको और भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। GSLV के साथ जब आपको ये F वर्ड दिख जाएगा ना, तो ये F वर्ड को आप यही मान के चलोगे ऑटोमेटिकली, ये इसी चीज को डिनोट करता है कि सन सिंक्रोनस
ऑर्बिट के अंदर हम कोई सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड ये 16 का मतलब क्या है कि ये ऐसी 16th सैटेलाइट है जो GSLV लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, सो GSLV का ना, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि क्या इसके अंदर डुअल इंजन है। तो डुअल इंजन में जो फर्स्ट इंजन है वो कौन से फ्यूल पे काम करता है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड है, क्रायोजेनिक इंजन है, व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे यहाँ पे इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे। खुद से नहीं पढ़ा है तो इसी बहाने आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसके बारे में आप मुझे GSLV के बारे में बताएंगे जो कि एक लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, देन अब हम पढ़ लेते हैं कि रॉकेट तो है ही है हमारे पास, ये इंजेक्ट करेगा सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को। ठीक है, सिंथेटिकली अपर्चर के बेसिस पे सैटेलाइट को इन अ 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 98.4 डिग्रीज। सो कहने का मतलब क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, रडार सैटेलाइट तो है ही है। ठीक है, सैटेलाइट है, रडार को फॉलो कर रही है। सिंथेटिक अपर्चर मतलब अपर्चर हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, सिंथेटिकली बनाया हुआ, आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक वर्ड इसके लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, 98.4 डिग्रीज पे इसकी इंक्लिनेशन होगी एंड इसका वेट है 2392 kg, जो कि एक यूनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एंड फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑब्जर्व अर्थ विद अ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा का L बैंड एंड इसरो का S बैंड यूजिंग नासा's 12 मीटर अनफर्लेबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना इंटीग्रेटेड टू द इसरोज मॉडिफाइड 13K सैटेलाइट बस। तो मैंने क्या ये अब पर्शियन लैंग्वेज या फारसी में चीजें बोल दी, मैं इसको चलो सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। ठीक है, इसका डुअल पर्पस है। अब इसरो नासा बना रहे हैं, दोनों का अपना अपना यहाँ पे पर्पस है। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए दोनों अपने अलग से एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, एक है हमारे पास यहाँ पे L बैंड, एक है हमारे पास S बैंड। ठीक है, दोनों ने अपना अलग अलग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करना है। ठीक है, L बैंड को यूज करेगा यूएस से भी क्या यहाँ पे आप नासा बोल सकते हो। ठीक है, S बैंड को यूज कौन करेगा, इंडिया या आप इसरो बोल सकते हो। तो दोनों की ही यहाँ पे यूजेस डिफरेंट है। ठीक है, L बैंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, L बैंड की जब हम बात करते हैं, L बैंड इज स्पेसिफिकली यूज्ड किसके लिए, जब हमें किसी भी तरह का मीटरोलॉजिकल प्लस हमें जीपीएस पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस की बात कर रहे हैं या नेविगेशन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, एंड S बैंड को हम यूज किस लिए करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, प्लस कोई भी आने वाले टाइम में चेंजेस होते हैं इन द टोपोग्राफी या सी के अंदर हमें कोई चेंजेस नजर आते हैं, किसी व्हीकल को आप लोकेट करना चाहते हो, वो सारी चीजें S बैंड के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये दोनों चीजों के लिए केपेबल होगा हमारा जो निसार सैटेलाइट है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इसरो ने मॉडिफाई किया है 13K सैटेलाइट बस। ठीक है, बस क्या होता है, बस वर्ड जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक कनेक्टर यूज किया है, या आप कह सकते हो कि दो जब डिवाइसेस की कनेक्टिविटी होती है आपस में, उसे कनेक्ट करके इंटीग्रेट करके जब दो डिवाइसेस काम करने वाली होती हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से निसार जो है वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा एट हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन स्वीपसार टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो अब आपके लिए एक और सवाल है कि ये स्वीपसार टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में एक दो लाइंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एंड ये स्कैन करेगा एंटायर ग्लोब को एंड प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट डेटा एट 12 डे इंटरवल्स। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये सवाल आना चाहिए कि आप एक तरफ से बोल रहे हो कि ये सन सिंक्रोनस है, फिर आप ये बोल रहे हो कि 12 डेज में एक बार डेटा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सन के जो है 12 दिन के आसपास ये चक्कर लगा लेगा, ऐसा वाला कुछ नहीं है। सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से ये भी चलेगा। ठीक है, सब उसी के हिसाब से ये डेटा को कैप्चर करके हर 12 दिन में एक बार आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, चलेगा ये सन की स्पीड के हिसाब से ही। ठीक है, तो अब ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसकी कि ये स्मॉल चेंजेस अर्थ के सरफेस के अंदर देख पाएगा। ठीक है, ग्राउंड डिफॉर्मेशन होती है, आइस शीट की मूवमेंट होती है, वेजिटेशन के डायनामिक्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। फर्दर सी आइस की क्लासिफिकेशन के लिए, शिप डिटेक्शन के लिए, शोरलाइन मॉनिटरिंग, स्टॉर्म कैरेक्टराइजेशन, चेंजेस इन सॉइल मॉइस्चर, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए इसे यूज किया जा सकता है।
तो बेसिक आइडिया एल बैंड और के बैंड दोनों, एल बैंड और एस बैंड दोनों के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि मतलब एस बैंड क्या क्या प्रोवाइड करेगा, के एल बैंड आपको क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कोऑपरेशन है इसरो एंड यूएसए के बीच में या नासा के बीच में, ठीक है। सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़नी है फॉर डेफिनेट, ठीक है, श्योरिटी के बेसिस पे। सवाल क्या है कि निसार इज अ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Second, the S band ranges between 1 to 2 gigahertz and is known for its ability to penetrate obstacles like foliage and light rain, making it suitable for navigation and mobile satellite services. ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि S band इसके लिए यूज नहीं होता है, L band यूज होता है, ठीक है। बट आपको ये गीगा हर्ट्ज यानी कि ये रेंज आपको नहीं पता होगी जिस पे ऑपरेट करेगा, है ना, तो इसके ऊपर भी आपको पढ़ना है। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट सिर्फ इसी वजह से है कि ये एल बैंड है, एल बैंड की प्रॉपर्टीज की जगह आपको एस बैंड लिख कर दे दिया है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट तो ये है ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये आपकी एल बैंड मिल रहा है, यहाँ पे एस बैंड मिल रहा है। जो एस बैंड है वो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, एल बैंड 1 to 2 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, एंड यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली दिए गए, ठीक है। सो डिटेल्ड यहाँ पर आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। देन अब ये है थोड़ा कंटेंट हैवी आपका करंट अफेयर कि व्हाट इज द लीगल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू राइट टू वोट, ठीक है। तो राइट टू वोट का अभी के हिसाब से लीगल स्टेटस क्या है। टू बिगिन विद ये न्यूज आर्टिकल जो कि द हिंदू से लिया गया है, उसी के ही एक्सप्लेनर सेक्शन में आपको बताया गया है। दिस विल कंटेन कि किस तरह के हमारे पास लॉज हैं, लॉज भी क्या, किस तरह के हमारे पास यहाँ पर राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। राइट्स की बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। हर एक राइट क्या क्या कहाँ से डिराइव किया गया है उसने ये बताया है इस न्यूज आर्टिकल ने आपको। एंड देन हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडियाज एक्ट 1950 एंड 51 के बेसिस पे देखें तो हमारा जो राइट टू वोट है वो क्या वहां से हमने डिराइव किया है, उस चीज के ऊपर चेक करेंगे। देन न्यूमरस केस लॉज एंड हमारा करंट स्टेटस उसको लेकर क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टू बिगिन विद यहाँ पे सबसे पहले आपको नेचुरल राइट्स के बारे में बताया गया है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स होती है ना, उसमें सबसे मेजरली आते हैं हमारे पास नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके पास वो राइट्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। मेजर एग्जांपल इसका कौन सा है, हमारे पास एनएचआरसी, ठीक है, नेशनल जो हमारा नेशनल नहीं, हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। एनएचआरसी इंडिया के केस में, वैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स ओवरऑल देखते हैं तो वो नेचुरल राइट्स है। अब उन्हीं नेचुरल राइट्स के बेसिस पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे राइट्स को जो है पार्ट बना लिया है, इनकलकेट कर लिया है। पहला हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमारा कौन सा है, एक तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ आता है, ठीक है, एक तो वो है हमारा जो नेचुरल राइट है हमारे पास। दूसरा आता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल जो है ऑफ डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी की जब हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक ही व्यक्ति को एक ही अब एक्ट के लिए या ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। थर्ड चीज आती है हमारे पास कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउ नहीं करनी है ना, कि अ पर्सन शुड नॉट वोट भी क्या अपने अगेंस्ट वो बयान नहीं दे सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट किसी के पास यहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो प्रेशर के अंडर भी हो सकता है, तो वो अब एक नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है। इसके अलावा अब कोई भी जज जब भी कोई जुडिशरी के लिए अगर कोई सिलेक्ट होता है ना, उसको ये चीज बोली जाती है कि आप गुड कंसाइंस के बेसिस पे डिसीजंस देंगे, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे प्लस गुड कंसाइंस के बेसिस पे गुड फेथ में डिसीजन देंगे। तो ये सारा का सारा हमारा नेचुरल राइट्स का पार्ट बन जाता है। दूसरा उन्होंने यहाँ पर बात की आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर। फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने बोला कि स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको प्रोवाइड किए हैं, प्लस वो राइट्स को आप एनफोर्स करवाने के लिए जा सकते हो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाया आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज रिट्स के थ्रू आप एनफोर्स करवा सकते हो। तीसरी चीज उन्होंने यहाँ पर राइट्स की बात की जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि आपके पार्ट 3 का पार्ट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वो राइट्स आपको एडिशनली यहां पर प्रोवाइड किए हैं। इनमें से एक मेजर राइट की उन्होंने बात की, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड इसी में ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपका राइट टू वोट का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 ने आपको प्रोवाइड किया है। जस्ट एक एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया। चौथे तरह की राइट्स की उन्होंने बात की, दैट इज योर स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट में बेसिक सा मतलब यही होता है कि कोई भी स्टैट्यूट यानी कि कोई भी लॉ जब बन जाता है एक्ट, या कोई भी लॉ नया बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, इन दैट केस कोई भी आपको अगर एनफोर्सेबिलिटी चाहिए होती है तो आप उस लॉ को इन्वोक करते हो। जैसे एक छोटी सी बात है कि अब कोई भी इंश्योरेंस एक्ट है, LIC एक्ट उठा लीजिए, है ना, वहां पे अगर आपको इंश्योरेंस में ये चीज बोली गई है कि सो एंड सो पर्सन जो कि इंश्योर्ड है, इफ ही और शी डाइज तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलने हैं, ठीक है। तो वो 1 करोड़ आपको मिलकर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आपका स्टैट्यूटरी राइट है। तो और अगर पब्लिक लेवल पे हम बात करें तो मनरेगा अगर आपको 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहा है तो दैट इज योर स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने मनरेगा का दिया। तो ये 4 तरह के राइट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने बात की व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत हमें ये चीज पता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 ईयर्स का है एंड किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो क्या है? एलिजिबल टू वोट है, ठीक है। एक सिंपल सी बात हम ये करते हैं। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 326 ने हमें राइट टू वोट का अधिकार दिया एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हमें बताया। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, या राइट टू वोट के अंदर क्या ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस इनफ हैं, या क्या डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं बताई गई है कोई। तो इसी चीज को जो इनकम्प्लीट मान रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो कंप्लीट मान रहे हैं वो मेरी बात अब ध्यान से सुनो। पहली चीज, 18 साल का कोई व्यक्ति होना चाहिए, मान लिया। उसका नाम यहाँ पे इलेक्टोरल रोल के अंदर होना जरूरी है, पहली क्वालिफिकेशन, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन जो कि एडिशनल है इस चीज पे, इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं है तो आपको वोट देने से डिनाई भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंस, या आप कह सकते हो कि कोई भी एक व्यक्ति एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट उस जगह का होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप वहां पे वोट कर सकते हो। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट अगर आप हो, उसी वजह से आप यहां पर वोट कर सकते हो। अगर आप इलेक्टोरल रोल का पार्ट नहीं हो, आपको डिनाई किया जा सकता है। एक यहां पर क्वालिफिकेशन में आपको डिस्क्वालिफिकेशन में एक चीज आपको और बोली जाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अनसाउंड माइंड का होता है उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अब, या फिर वो आप कह सकते हो इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, इन दैट केस क्या उसको अलाउड होता है या नहीं होता है वोट देना, ठीक है। एक तो अनसाउंड माइंड का हमें फॉर श्योर होता ही होता है कि हाँ वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। दूसरी सिचुएशन आती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वो प्रिजन में हो, ठीक है, तो उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये चीजें जो ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस या ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस या ये एडिशनल चीजें जो हैं हमें किसने बताई? हमें बताई वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट ऑफ 1950 एंड 51 में, ठीक है। तो अब डिटेल में हम इसको देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट 1950 एंड 1951 के अकॉर्डिंगली जो 1950 का एक्ट है उसका सेक्शन 16 बोलता है कि डिस्क्वालीफाई कर सकते हो आप एक नॉन सिटीजन को फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड इन एन इलेक्टोरल रोल। ये सिटीजन होना कंपलसरी है, तो आपको ये पता लग गया कि वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सेक्शन 19 ऑफ द सेम यानी कि 1950 का एक्ट आपको ये भी बोलता है कि एक व्यक्ति का 18 साल से कम होना उसको उसके वोट के अधिकार को तो छीनेगा ही छीनेगा। ऑन क्वालिफाइंग द डेट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपको होना जरूरी है, ठीक है।
देन सेक्शन 62 ऑफ द 1951 एक्ट आपको ये बोल रहा है कि हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन दोनों की दोनों प्रोविजंस को 1950 के एक्ट की, एंड कि एवरी पर्सन जिसका नाम एंटर किया गया है इलेक्टोरल रोल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसको आप वोट का अधिकार दोगे एंड वो उसका राइट है, ठीक है। इट फर्दर स्पेसिफाइज कि कोई भी ऐसा राइट एक्सरसाइजेबल नहीं होगा एक व्यक्ति के द्वारा अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट ऑफ 1950 या फिर वो व्यक्ति प्रिजन के अंदर है, ठीक है। तो ये एडिशनल चीजें हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल इंडिया एक्ट ने बताई। तो अभी के हिसाब से आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू वोट दिया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ। स्टैट्यूट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट, ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी राइट भी हुआ। तीसरी तरह का राइट है कि ह्यूमन राइट का ये बेसिक सा पार्ट बनता है या नहीं बनता है, उसको तो यहाँ पे निगेट ही कर सकते हो आप। चौथी तरह का हमने राइट यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की थी, तो अब उसके ऊपर भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वाया दीज केस लॉज, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेचुरल राइट्स को तो क्रॉस आउट कर सकते हो, इन तीनों के केसेस में अभी हम स्टैट्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे टिक लगा सकते हैं। तो क्या ये एक फंडामेंटल राइट बन सकता है या नहीं बन सकता है, आगे देखते हैं। तो एक सीरीज ऑफ केस लॉज चले इसी चीज को डिसाइड करने के लिए कि राइट टू वोट एक्चुअली में हमारे पास किस तरह का राइट है। सबसे पहले उन्होंने एनपी पोनुस्वामी केस के अंदर एक डिबेट छिड़ी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है एंड इसकी अपनी खुद की लिमिटेशंस हैं जो कि खुद से लगाई गई हैं। दूसरा केस आता है हमारे पास ज्योति बासु का केस 1982 का, जिसमें कोर्ट ने रिआइटरेट करते हुए कहा कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट भी नहीं है एंड एक सिंपल स्टैट्यूटरी राइट हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है एंड ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं बन सकता है। सब्सिक्वेंटली अब हमारे पास PUCL का केस आता है 2003 के अंदर, जिसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि राइट टू वोट जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है एंड इट इज सर्टेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले बोला गया स्टैट्यूटरी राइट है, फिर बोला गया फंडामेंटल राइट नहीं है, बट आप मान सकते हो कि हाँ कि ये हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, बट फिर बोला जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। देन उसके बाद कुलदीप नायर केस के अंदर जो 2006 के अंदर अब यहाँ पर डिसीजन दिया गया, उन्होंने ये बोला कि राइट टू वोट सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है। उसके बाद राजबाला केस में 2015 के अंदर ये माना गया कि जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 भी तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। देन उसके बाद अनूप बरनवाल केस के अंदर मेजॉरिटी ओपिनियन यही रहा कि राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो अभी के करंट स्टेटस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट की तरह ही एग्जिस्ट करता है। बट अब ये जो डिसीजन है अनूप बरनवाल वाले केस के अंदर मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया ना, तो मेजॉरिटी के बेसिस पे कुछ ऐसे लोग भी थे ना जिन्होंने अब इसके अगेंस्ट वोट किया है कि हाँ ये स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, वो ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब उनमें से ही हमारे पास जस्टिस अजय रस्तोगी ने इसी डिसीजन में थोड़ा सा बोला कि यार ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जब हम राइट टू वोट करते हैं हम एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि हम किस तरह की सरकार चाहते हैं। जिस तरह की हम सरकार चाहते हैं वो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, वही हमारा वोट है। तो हम क्यों इसको आर्टिकल 19 का पार्ट यानी कि राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की बात क्यों नहीं कर लेते, ठीक है, हम इसको उसकी तरह क्यों कंसिडर नहीं कर लेते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच तो नहीं है यहाँ पर बट एक्सप्रेशन की तरह तो हम वोट डाल ही रहे हैं, तो आर्टिकल 19 के परव्यू में भी तो हम इसको मान सकते हैं। तो क्यों हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी क्यों मान रहे हैं, हम इसको फंडामेंटल राइट की तरह इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है एटलीस्ट हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो मान ही सकते हैं ना, क्योंकि आर्टिकल 326 का परव्यू इसके अंदर रहता है। अगेन ये डिबेट अभी तक चल रही है बट करंट स्टेटस की बात करें तो इसे स्टैट्यूटरी राइट की तरह ही माना जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ ने आपको ये चीज़ बताई। देन सवाल सिंपल सा है, क्योंकि अब हमारे पास जो करंट अफेयर था वो कंटेंट है भी काफ़ी ज़्यादा है, मे भी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, तो अब सवाल हम देखते हैं व्हाट इज द करंट स्टेटस, यहाँ पे करंट वर्ड ऐड कर लेते हैं, करंट स्टेटस ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया। नेचुरल एंड मे बी एलिवेटेड टू स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी एंड मे बी एलिवेटेड टू फंडामेंटल, नेचुरल एंड मे बी एलिवेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड मे बी एलिवेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका करेक्ट आंसर मट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी बनता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन यही है कि स्टैट्यूटरी राइट तो ये अभी है ही है, तो ए और सी को आप क्रॉस आउट कर सकते थे,
ठीक है। फंडामेंटल राइट इसको बनाया इतनी जल्दी नहीं जाएगा अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो करंट स्टेटस के बेसिस पे ये स्टैट्यूटरी तो हमारे पास एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट फॉर इट टू बिकम अ फंडामेंटल राइट हमें किसका, या तो इसको अभी वही है कि आर्टिकल 19 वाली बात मनवानी पड़ेगी, विच इज अ लॉन्ग वे टू गो करंट बेसिस पे। ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना इसको रिलेटिवली आसान होगा क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 326 अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है एलिवेट कर सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बट एज सून एज कि हमारे पास कोई ऐसी नई जजमेंट आ जाती है तो उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको अकॉर्डिंगली आंसर वेरी करेगा। देन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रू एट 3 months हाई ऑफ 1.7% इन जून। तो इसके अकॉर्डिंगली बस मैं आपको यही बोलूंगी कि न्यूज में अभी आपको बता देती हूँ क्या है कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं बताऊं तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हमारे सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये 8 की 8 इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए। एंड एवरी ईयर इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स निकाला जाता है कि इन 8 में से किसकी कितनी वेटेज है, ठीक है, एंड कितनी ज्यादा ये जीडीपी में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। वेयर एज जो डेटा आपको इस न्यूज के अंदर दिया गया है वो इतना रेलिवेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मंथली बेसिस पे है एंड हर मंथ चेंज होता जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता देती हूं कि इस न्यूज के अंदर 2 एस्पेक्ट कवर किए गए हैं कि कौन सी इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई है, कौन सी इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई है और कौन सी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हुई है। बस आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। अभी आपका काम या होमवर्क यही होगा कि ये इंडेक्स जो रिलीज हुआ है इसके अकॉर्डिंगली वेटेज इन कोर इंडस्ट्रीज की कितनी है वो आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी न्यूज में हम देख लेते हैं कि ग्रो इनिशियली कौन सी कंट्रीज हुई हैं। स्टील सेक्टर बढ़ा है 9.3% से जून के अंदर। देन सीमेंट सेक्टर 9.2% से। देन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3.4% से ग्रो हुए हैं, ठीक है। देन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले सेक्टर्स कौन से हैं? कोल सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 6.8% से। क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1.2% से। देन सिमिलरली नेचुरल गैस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2.8% से और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर 2.8% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया जून के अंदर। बस बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ा सवाल रिलेटिवली अगेन सिंपल ही होगा। Which among the following is not one of the core industries in India? Crude oil, mining, fertilizers या refinery products? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, हमारा माइनिंग। 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे पास: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स यही है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि अराउंड 6% ऑफ पीएम इंटर्नशिप ऑफर रिसिपेंट्स जॉइंट वर्क। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में एक डेटा आपको दिया गया है जिसके अकॉर्डिंगली ये माना जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किया है 1.53 लाख ऑफर्स को, जो कि कंपनीज ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उनको। सो बेसिकली अब प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है वो 2024-2025 के यूनियन बजट में प्रपोज की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम जो भी अब एज ग्रुप 21 से 24 के बीच में फॉल करते हैं उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम दी जाएगी। अब कितने टाइम के लिए दी जाएगी वो मैं जान के नहीं बता रही हूँ, सवाल उसी से रिलेटेड है। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंटर्नशिप के दौरान 500 जो हमारी मेजर कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वहां पे उनको ये इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और उसी के लिए उनको स्टाइपेंड टिल द टाइम उनकी इंटर्नशिप खत्म नहीं हो जाती वो रेगुलरली प्रोवाइड की जाएगी। अलोंग विद दैट उनको इंश्योरेंस भी दी जाएगी या इंश्योर वो किए जाएंगे या इंश्योर्ड वो
होंगे, ठीक है। एंड मेजर आइडिया इज कि 5 साल में, दैट इज 2024-25 में जब ये प्रपोज हुई है, तो 29-30 तक द आइडिया इज या टारगेट इज कि अब 1.2 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस PMIS पोर्टल इन द कंट्री रजिस्टर कर पाए, कि कंपनीज जो हैं फाइनली इंटर्नशिप बच्चों को अच्छी कंपनीज में दे पाए। बाकी इसके अलावा न्यूज़ के अंदर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। सवाल क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम विल बी 6 months. Second, interns will get ₹5,000 as monthly stipend during the course of their internship. Which of the statements above is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली। तो इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है दैट विल बी ऑफ 1 year एंड नॉट 6 months. इंटर्न्स को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिनमें से 4,500 रुपये आपको सरकार देगी एज स्टाइपेंड, एंड 500 रुपये जो है वो इंडस्ट्री यानी कि जिस कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिलेगी पर मंथ वो प्रोवाइड करेंगे। टोटल आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 12 months यहाँ पर दिए जाएंगे फॉर इंटर्नशिप। वन टाइम ग्रांट होगी 6,000 रुपीज़ फॉर इंसिडेंटल्स। देन उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज की हमने बात की थी, तो वो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर कवरेज यहाँ पर आपको दी जाएगी। एंड मंथली असिस्टेंस विल बी पेड एट टू द इंटर्न्स फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 12 months ऑफ देयर इंटर्नशिप, आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वन टाइम ग्रांट जो है वो डिस्पर्स की जाएगी टू ईच इंटर्न बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपॉन इंटर्न ज्वाइनिंग एट द इंटर्नशिप लोकेशन। तो मतलब आप कह सकते हो कि ज्वाइनिंग बोनस की तरह ही आपको दिया जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। देन हम एक न्यूज़ है जो टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इम्पीचमेंट फॉर द जजेस। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लाइट रीडिंग आप इसको दे सकते हो, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा इस करंट अफेयर को लेकर लोड लेने की, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी लेक्चर रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043 या sleepy.classes@gmail.com पे। आप हमें कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये नंबर जो है ये टोल फ्री नंबर है, ठीक है। So that is all from my side today. Thank you so much.